दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह न केवल इंटरेस्टिंग है बल्कि गंभीर और चिंतनीय विषय है। क्या पीएम मोदी तानाशाह हैं? आने वाले भारत का भविष्य कैसा? जैसा कि आप लोग सभी देख पा रहे हैं थंबनेल में, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि तानाशाह क्या होता है और भारत देश में तानाशाह का क्या स्वरूप है। तो बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के पॉपुलर पीएम में से एक हैं, परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि पीएम ने अचानक कई फैसले अपनी मर्जी से लिए जिसकी दुनिया में किसी को भनक भी नहीं थी। और ऐसे में इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के मन में कई बार यह आशंका होने लगी है कि यह तानाशाही का संकेत तो नहीं। आज दुनिया के करीब 10% देशों में तानाशाही है। तानाशाही का मतलब है कि एक व्यक्ति किसी और के इनपुट के बिना सभी नियम और फैसले लेता है। तानाशाही में सरकार का स्वरूप आर्थिक विकास की मात्रा से जुड़ा नहीं होता। रूस, जर्मनी, चीन, इटली, टर्की और स्पेन अभी तक का इतिहास इस बात का साक्षी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में पीएम मोदी तानाशाह हैं? ये है बड़ी वजहें जिनके कारण लोग सवाल उठाते रहे हैं। पहला है 24 मार्च 2020 को देश भर में लगाया गया लॉकडाउन। बीबीसी ने लॉकडाउन के एक साल बाद 240 आरटीआई अर्जियां डालकर जानना चाहा था कि मोदी सरकार में किन किन लोगों को यह जानकारी थी कि आज शाम लॉकडाउन लगने वाला है। क्या इस बारे में आपदा प्रबंधन से सलाह मशवरा किया गया था? क्या वित्त मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय से इस विषय में सलाह ली गई थी? इन सवालों पर सरकार का जवाब था नहीं। किसी से भी ना तो इस बारे में कोई सलाह ली गई और ना ही किसी को सूचित किया गया था। दूसरी मिसाल है नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई और मंत्रियों को कहा गया कि वे अपने मोबाइल फोन लेकर के नहीं आएंगे। इसका अर्थ था कि मंत्रियों को उन्हें इस बारे में तब तक कोई जानकारी नहीं थी जब तक कि 8 नवंबर शाम को प्रधानमंत्री ने खुद नहीं बताया कि रात 12 बजे से 1000 रुपये और 500 रुपये मूल्य के नोट बेकार हो जाएंगे। चूंकि मंत्रियों को ही नहीं पता था, इसलिए मंत्रालय को भी इसकी हवा नहीं थी और इसलिए उन्होंने इस बारे में कोई तैयारी भी नहीं की थी। तो ऐसे कुछ फैसले जो कि तानाशाही की ओर संकेत देते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार के कामकाज का तरीका होता है कि हर मामले में एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन मोदी राज में ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि राष्ट्राध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि नए संसद के उद्घाटन में उन्हें शामिल नहीं होना है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करना चाहते हैं और प्रोटोकॉल के हिसाब से ऐसा तभी हो सकता था जब राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति मौजूद हों। इसी कारण से राम मंदिर के उद्घाटन में भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, क्योंकि यहां भी प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होने वाले थे। इस पर सवाल नहीं उठाया गया। विरोध तो हुआ ही नहीं, क्योंकि इस बात को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया गया कि सब जगह सिर्फ एक ही व्यक्ति को ही नजर आना है। सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज में से जिसने भी अपनी असहमति जताई या विपक्ष जब जब विरोध करना चाहा तो उन्हें सीधे जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वे जो कुछ कहते हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता है। गुजरात के सूरत की सीजीएम कोर्ट ने 23 मार्च को
राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई। इसके अगले ही दिन उनकी संसदीय सदस्यता चली गई। हालांकि उन्हें उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया। लोकसभा चुनाव के कारण 10 मई को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का भूमि मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री ने तुरंत ही अपना पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ ही मिनटों बाद 31 जनवरी को उन्हें रांची राजभवन से गिरफ्तार कर लिया गया। 149 दिन उन्होंने जेल में गुजारे। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का तो कहना ही क्या, उनका तो मानो जेल ही घर बन गया। और आखिर में हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि आखिर बाहरी दुनिया भारत के बारे में क्या कह रही है। गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय की वार्षिक वी डैम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बिल्कुल साफ तौर पर बताया गया है कि भारत की निरंकुशता प्रक्रिया को अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में लगातार और बड़ी गिरावट हुई है। मीडिया की स्वतंत्रता से समझौता, सोशल मीडिया पर कार्रवाई, सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों का उत्पीड़न आदि शामिल हैं। साथ ही नागरिक समाज पर हमले और विपक्ष को डराना भी शामिल हैं। इस तरह फ्रीडम हाउस के द्वारा भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र का दर्जा दिया गया। नागरिक समाज संगठनों का वैश्विक गठबंधन सिविकस भारत को दमित मानता है और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। हालांकि भारत में ऐसे तानाशाही फैसले पहले भी इंदिरा गांधी के शासन में लिए गए थे। ऐसे फैसले कोई नई बात नहीं है। 1975 से 1977 के बीच 21 महीनों के लिए तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल की घोषणा की थी, जिसमें नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया था। यह कदम 1971 के अभियान के दौरान सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग के लिए निचली अदालत में गांधी की सजा के बाद उठाया गया था। जब उनको अदालत के द्वारा सजा सुना दी गई, फिर भी उन्होंने आपातकाल की घोषणा की। यहां तक कि अदालत ने उन्हें उनकी संसदीय सीट से वंचित करने का आदेश दिया और कुछ विपक्षी सदस्यों ने इसके बाद उनसे इस्तीफा देने की भी मांग की थी। प्रधानमंत्री ने व्यवस्था बहाल करने के लिए आपातकाल की घोषणा करने का विकल्प चुना और फिर उन कानूनों को बदलने के लिए कदम उठाया जिनके तहत उन्हें दोषी ठहराया गया था। तो इस तरह पूरी दुनिया को पता है कि इंदिरा गांधी के ये फैसले बिल्कुल गलत थे। हालांकि कुछ ऐसे फैक्ट भी हैं जो पीएम मोदी को बिल्कुल भी तानाशाह जैसे शब्दों से काफी दूर, लचीले और विनम्र पीएम के रूप में पेश करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो न्यायिक सुधार का अधूरा सपना 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने न्याय प्रक्रिया को तेज और असरदार बनाने का वादा किया था। इसके लिए सरकार द्वारा बिल भी पास किए गए। संसद के दोनों सदनों से लगभग आम सहमति से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल 2014 पारित कराया और 20 राज्यों की विधानसभाओं से इसका अनुमोदन भी हासिल किया, पर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने इस कानून को निरस्त कर दिया। तो पीएम ने फैसले का सम्मान करते हुए आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पीएम मोदी की विनम्रताओं का भी पता चलता है।
इंदिरा गांधी ने तो कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई थी, परंतु मोदी ने शक्तियों के विभाजन के संवैधानिक सिद्धांत का आदर किया। किसान कानून बने पर लागू नहीं किए गए। 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के अपने वादों के मुताबिक 3 कृषि कानून संसद में पास किए जो किसानों के हित में थे, लेकिन बड़े किसानों खास करके पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इसका विरोध किया। एपीएमसी मंडियों का सिस्टम टूटा तो देर सवेर एमएसपी भी जाएगा, ऐसा उनको लग रहा था और उनको इससे मिलने वाले फायदे खत्म हो जाएंगे। इस आधार पर उन्होंने आंदोलन शुरू किया। नरेंद्र मोदी ने उनके साथ कई बार बातचीत की, पर आंदोलनकारी किसान मानने को तैयार नहीं हुए। इसे देखते हुए सरकार ने किसान कानूनों का अमल रोक दिया। एक और उदाहरण जमीन अधिग्रहण में सुधार। अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही नरेंद्र मोदी ने उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने की कोशिश की। इस क्रम में सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार बिल 2015 पेश किया, पर इस बिल को लेकर विरोध बढ़ गया और विपक्ष और सिविल सोसाइटी के संगठनों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आखिरकार सरकार ने 9 सुधारों के साथ इस बिल को पास कराया। नरेंद्र मोदी के लिए यह बड़ा झटका था, पर आम सहमति के लिए उन्होंने अपने ही कानून को कमजोर कर दिया। आगे जो उदाहरण है नागरिकता संशोधन बिल। सीएए कानून बना पर लागू नहीं हो सका। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी भारत में हैं, 31 जनवरी 2014 तक वहां से भारत में आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने के लिए सरकार ने सीएए 2019 कानून पास किया। इसे गजट में प्रकाशित भी कर दिया गया। इसके सबसे बड़े लाभार्थी बांग्लादेश से आए दलित हिंदू शरणार्थी होते, जिनकी संख्या 1 से 2 करोड़ के बीच हो सकती थी, परंतु सरकार ने इसे भी रोक दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुस्त चाल। सभी धर्मों के लिए समान नागरिकता बीजेपी का एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जिसे चुनाव घोषणा पत्र में भी जगह मिलती है, पर अब तक सरकार जानती है कि ये एक विवादित मुद्दा है और इसे लागू करने की कोशिश की गई तो समाज का एक वर्ग विरोध करेगा। केंद्र सरकार ने अब तक इसे छुआ ही नहीं। तो ऐसे उदाहरण जो कि पीएम मोदी की विनम्रता को दर्शाते हैं। हालांकि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून पारित किया है। मोदी सरकार शायद इसे राज्य सरकारों के जरिए क्रमिक रूप से लाएगी। ओबीसी का बंटवारा और रोहिणी कमीशन रिपोर्ट अति पिछड़ों को लाभ देने के घोषित उद्देश्य से मोदी सरकार ने अक्टूबर 2017 में अनुच्छेद 340 के तहत ओबीसी वर्गों के लिए एक आयोग लाया, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी रोहिणी को सौंपी गई। इस आयोग ने संभलकर काम शुरू किया और इसे 13 बार कार्य विस्तार दिया गया। आखिरकार पिछले साल अगस्त महीने में आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। तब से ये रिपोर्ट सरकार के पास है, पर ओबीसी का एक हिस्सा विरोध न कर दे, इसलिए सरकार ने आज तक कोई जल्दीबाजी नहीं की है। महिला आरक्षण कानून अभी और इंतजार। लंबे इंतजार के बाद कानून तो बन गया कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, पर साथ में ये व्यवस्था की गई
कि 2019 के बाद ही कानून लागू होगा। इससे पहले जनगणना की रिपोर्ट चाहिए, यानी इस कानून को भी जल्दीबाजी में लागू नहीं किया जा रहा है। राम मंदिर बना, पर नरेंद्र मोदी ने भीड़ जुटाकर मंदिर निर्माण नहीं किया, बल्कि उन्होंने 7 साल तक कोर्ट के फैसले का इंतजार किया। ये सभी उदाहरण यह बताने के लिए काफ़ी है कि पीएम मोदी ने अपने सभी कार्य जनता की सहमति और कोर्ट का सम्मान करते हुए किया। ऐसे में वो तानाशाह कैसे हो सकते हैं? दोनों पक्षों को सुनने के बाद आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हालांकि इतिहास गवाह है, दुनिया में जब जब जिसकी सत्ता या प्रभुत्ता आई है, उन्होंने उसका फायदा उठाने की कोशिश की है, क्योंकि सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता है। ऐसे में आने वाले भारत का भविष्य क्या होगा, आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट में लिखें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।